हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपना यूके पीएससी जो अपर पीसीएस का प्री एग्ज़ाम हुआ था 2016 का, उसका जो पेपर वन है, ठीक है, सॉरी, जनरल स्टडीज़ का, वो आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो आज उसी को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ओके, तो 150 क्वेश्चन होते हैं पेपर वन में, ठीक है। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो देखते हैं कि 2016 का पेपर किस तरीके का आया था। उसके आधार पर आप अपने आप को थोड़ा जज कर लेंगे कि आपकी पढ़ाई अभी तक कितनी मतलब कहाँ पहुँच गई है और कितने पानी में है आप, ठीक है। मेरे साथ ही आप भी कमेंट सेक्शन में अगर देख रहे हैं तो अपना कमेंट आप कमेंट नहीं, सॉरी, अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है तो जल्दी से इसे निपटाना होगा। हालांकि हो सकता है 2 वीडियो बनाऊँ इस पर, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जेम्स एंड्रयू रैमजे वाज द रियल नेम ऑफ विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो रियल नाम था, वास्तविक नाम था, वो क्या था? जेम्स एंड्रयू रैमजे था। तो लॉर्ड डलहौजी का नाम जेम्स एंड्रयू रैमजे था, ठीक है। तो अभी ज़रूर याद रखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, वो वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी वाज फाउंडेड इन ईयर। तो इसका आंसर 1928 हो जाएगा। ये फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में मैदान है वहाँ पर जो एच आर है, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, ये 1924 में बनी थी, कानपुर में, याद रखेंगे। सचिंद्र सनियाल ने बनाए थे। इसमें भगत सिंह भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, और अशफाक उल्ला खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, रोशन सिंह थे। जो ये 1925 में जब काकोरी कांड हुआ था उसमें जो शामिल थे वो एचआरए के ही सदस्य थे, ठीक है। तो एचआरए का नाम 1928 में चेंज कर एचएसआरए कर दिया गया, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। और दिल्ली में इसकी नाम बदला गया। फोर्थ है, वो अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द काकोरी इंसिडेंट। देखिए अब काकोरी इंसिडेंट आ गया है, तो आप देख लीजिए इसमें जो चार जो मेन नाम है, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाक उल्ला खां भी थे, और एक जो है रोशन सिंह, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी इसमें शामिल थे, ठीक है। और सचिंद्र सान्याल भी थे। हालांकि जो चार लोगों को मौत की सजा दी गई उनमें से रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां थे, ठीक है। सचिंद्र सान्याल को अंडमान भेज दिया गया, ठीक है, काले पानी की सज़ा में, आजीवन कारावास के लिए। और जो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य सेन। सूर्य सेन कौन थे? इन्हें मास्टर डा भी कहा जाता था, ठीक है, मास्टर डा कहा जाता था। इन्होंने जो चिटगांव शस्त्रागार लूटा था, ठीक है, चिटगांव, इनके जो नाम आता है वो चिटगांव, जो अभी बांग्लादेश का हिस्सा है। शस्त्रागार, वहाँ शस्त्रागार हुआ करते थे ब्रिटिश आर्मी के, उन वहाँ पर रेड की थी, ठीक है। कब की थी? 18 अप्रैल 1930, ठीक है। तो सूरसेन का आप याद रखें। चिटगांव शस्त्रागार जो रेड हुई थी उसमें जो और इन्होंने एक आर्मी बनाई थी, कौन सी? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। 1934 में इन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा सूर्य सेन। पांचवा देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एंशियंट रेस ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड की कौन सी ऐसे पुरानी जातियों में इसमें सम्मिलित नहीं है? तो यक्ष थी, नाग भी थे, किन्नर भी थे, और खांसी नहीं थे, ठीक है। तो इसलिए खांसी इसका आंसर हो जाएगा। बैटल ऑफ खुरबुड़ा वॉज फॉट इन द ईयर। आपको पता है कि खुरबुड़ा का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, खुरबुड़ा एक मैदान है देहरादून में, आप अभी देख भी सकते हैं। तो 1804 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें इसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे कौन? प्रद्युमन शाह, जो उस टाइम पवार वंश के राजा थे।
और दूसरी तरफ जो थे ब्रिटिश आर्मी और ये जो इनके बीच प्रद्युमन शाह के बीच युद्ध हुआ था, नहीं सॉरी, ये हुआ था गोरखा और प्रद्युमन शाह के बीच, ठीक है। और इसके बाद ही से यहाँ गोरखा का शासन गढ़वाल में रहा, ठीक है। हालांकि उसके बाद संगोली की संधि जो 1815 में हुई, उसके बाद गोरखाओं को यहाँ से विस्थापन हो गया था। अब 7th क्वेश्चन देख लेते हैं। वो डिमांडेड अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन फॉर हिल एरिया इन 1946 एडी। तो इसका आंसर हो जाएगा बीडी पांडे, बद्रीदत्त पांडे, जैसे इन्हें कुमाऊं केसरी भी कहते हैं, ठीक है। अब ट्रीटी ऑफ संगोली टुक प्लेस इन दिस ईयर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1815 एडी, ठीक है। 9th देखते हैं। अंडर वूज लीडरशिप द मूवमेंट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन वाज लॉन्च्ड इन द रेनी विलेज ऑफ चमोली। तो गौरा देवी का नाम आपने सुना होगा। 1986 में वृक्ष मानव पुरस्कार भी इनको मिला था। तो इन्होंने ही जो रेणी गांव जो चमोली में था, रेणी गांव की थी ये, ठीक है, वहाँ इन्होंने क्या चलाया था, चिपको आंदोलन, ठीक है, 1973 के टाइम। तो आपको जरूर याद रखना है, ठीक है। वो वॉज द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी, ठीक है। तो कनकपाल 888 ईस्वी में कनकपाल ने पवार वंश की स्थापना की, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओल्ड फोल्डेड माउंटेन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूराल माउंटेन है, अरावली भी है, अपलेशियन भी है। तो एंडीज जो है वो ओल्ड फोल्डेड माउंटेन नहीं है, ठीक है। वो एंडीज जो है भी न्यू है, यंग है, बिल्कुल जैसे हिमालय है। अब 12th देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक लैंड फॉर्म। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा वोल्केनिक कोन, ठीक है, ज्वालामुखी शंकु। मैक्सिमम कोस्टल इरोजन इज कॉज्ड बाय वेव्स, ठीक है। तरंगों के द्वारा मैक्सिमम जो होता है तटीय क्षरण होता है। अब विच इज़ द लोवेस्ट लेयर और एटमॉस्फेयर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे निचली परत कौन सी है वायुमंडल की, तो वह है शोभ मंडल, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। और द 15 है, द इक्वेटोरियल सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ इज नियरली, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो सर्कमफेरेंस परिधि, भूमध्य परिधि जो है अर्थ की, वो कितनी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40,000, 40,000 किलोमीटर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट इज नॉट एसोसिएटेड विद पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और इसका आंसर जो होगा कैनेरीज की धारा जो है वो अटलांटिक जो महासागर है वहाँ की धारा है, जबकि क्यूरोसिया, कैलिफोर्निया और हम्बोल्ट ये तीनों ही पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड है, ठीक है। अब देख लेते हैं। इन विच ईयर वॉज दिस साफ्टा, साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1993, इसका आंसर है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल यूनिट ऑफ टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम जो होता है यह एक नेचुरल यूनिट नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो ये हिंदी में है, अब हिंदी में देख लीजिए। मैं इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से इंग्लिश में भी वीडियोस देखते हैं हमारे जो इंग्लिश मीडियम के हैं, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी मैं हिंदी में भी इसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ। जिस 19 है, क्लाउड्स आर द रिजल्ट ऑफ, क्लाउड्स बादल किसका रिजल्ट है, तो वो होगा कंडेंसेशन, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो संघनन, संघनन के द्वारा ही क्या होता है, बादल का निर्माण होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, ठीक है। इनमें से बताना है कि कौन सा अमेल है, ठीक है, बेमेल है। तो दोहरी ताल जो है उत्तरकाशी सही है, बिल्कुल। देवरिया ताल टिहरी, तो देवरिया ताल जो है उसका रुद्रप्रयाग होगा, ठीक है, रुद्रप्रयाग। बाकी इसमें
सब कुछ सही है, बेनीताल चमोली सही है, वासुकी ताल रुद्रप्रयाग सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वेयर इज द खतलिंग ग्लेशियर सिचुएटेड? ठीक है, खतलिंग जो है वो भिलंगना नदी जो है उसका उसका उद्गम है, यहीं से भिलंगना नदी निकलती है। तो टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में खतलिंग ग्लेशियर सिचुएटेड है। ठीक है, ईस्टर्न धौली गंगा, पूर्वी धौली गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। ठीक है, जो पूर्वी धौली गंगा है वो किसकी सहायक नदी है? तो आंसर हो जाएगा काली रिवर। ठीक है, ब्लैक रिवर। चलते हैं 23 क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम इन 2016? तो उसका आंसर हो जाएगा राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, और सबसे पहला जो पार्क था एशिया और इंडिया का वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क, और यह सबसे पहले यहीं से शुरुआत हुई प्रोजेक्ट टाइगर की। ठीक है, तो ये भी आप जरूर याद रखेंगे। वेयर इन उत्तराखंड इज द कालियासोंड लैंडस्लाइड जोन सिचुएटेड? ठीक है, तो उत्तराखंड में कालियासोंड भूस्खलन क्षेत्र कहाँ पर सिचुएटेड है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन श्रीनगर एंड रुद्रप्रयाग। ठीक है, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में यह लैंडस्लाइड जोन सिचुएटेड है। Which association show correct sequence of sanctuaries from west to east location in उत्तराखंड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर जो होगा वो होगा केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और 26 का देखते हैं। मैच लिस्ट फर्स्ट with list second and select the correct answer by using the code given below। तो अब हमको इसको मिलाना है। ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए का बिस्ट 2 आपका हो जाएगा व्यास और सतलज के बीच में। ठीक है, बारी 2 आपका हो जाएगा रावी और व्यास के बीच में, रसना 2 आपका पहला वाला रावी और चिनाब, और जो छज 2 है उसका हो जाएगा चौथा चिनाब और झेलम। तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया? तो इसका वेस्टर्न घाट। ठीक है, हॉटस्पॉट है। 28वां है एज पर कोपेन्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सुटेबल डिस्क्रिप्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंक्लूडिंग नॉर्थ बंगाल? ठीक है, तो 28वें का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ड्राई विंटर। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं 29 का। देखिए, इस हिंदी में अगर देख ले तो इसको हम जिस इस हिसाब से देखेंगे, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत को उपयुक्त वर्णन है? तो शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 29 सोर्स रीजन और रिवर को मेल करना है। तो ब्रह्मगिरी हिल किसका होगा? वो है कृष्णा का। ठीक है, वेरीनाग स्प्रिंग हम जानते हैं, झेलम नदी जो है वेरीनाग से निकलती है कश्मीर के। महाबलेश्वर जो है, ठीक है, महाराष्ट्र में, वहाँ से कौन सी नदी निकलती है? सॉरी, महाबलेश्वर जो है वो कृष्णा नदी का उद्गम स्थान। ठीक है, ब्रह्मगिरी जो है कावेरी का उद्गम स्थान। छोटा नागपुर का जो पठार है वो स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। और 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिसुलर इंडिया? तो गोदावरी जो है सबसे लंबी नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की। अब 31वां देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला जो राज्य है वो है पंजाब। 32वां भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूर संचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा इनसैट। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो क्या है? यह एक अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। ठीक है, तमिलनाडु का जो समुद्री तट है क्या कहलाता है? वो कहलाता है कोरोमंडल। ठीक है, केरल का मालाबार तट कहलाता है, और जो गोवा का है वो कोंकण तट कहलाता है। सिरकार तट जो है वो उड़ीसा साइड का कोस्टल एरिया कहलाता है। ठीक है,
अब देखते हैं कि 35वां क्या है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ठीक है, 36वां भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार, ठीक है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 164। उत्तराखंड में लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 5। ठीक है, 5 लोकसभा मेंबर इन उत्तराखंड, ठीक है, इलेक्टेड हो। ठीक है, और तीसरा है उत्तराखंड की विधानसभा 2016 में मनोनीत सदस्य कितने हैं। तो विधानसभा में एक ही होता है एंग्लो इंडियन, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 39 है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी इज सिचुएटेड एट मसूरी। ठीक है, राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी जो है लाल बहादुर शास्त्री वो मसूरी में है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 1 सितंबर 1959 में। ठीक है, 1959 1 सितंबर। ठीक है, याद रखना इसे। ठीक है, यूकेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष से पूछा है तो एनपी नवानी। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी, तो मार्गरेट अलवार। ठीक है, सबसे पहली महिला राज्यपाल उत्तराखंड की। अब इसी को देख लेते हैं यहीं से। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स आर कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रमोट यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी, ठीक है, इन द इंडियन फेडरलिज्म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, 42 का डी। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हैज़ गॉट अ स्पेशल स्टेटस। तो इसका आंसर 370 हो जाएगा। ठीक है, पहले स्पेशल स्टेटस, ठीक है, विशेष दर्जा से मिला था आर्टिकल 370 के अंतर्गत, लेकिन अब वो हट गया है। ठीक है, 44 द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इज मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल। तो जो ओबीसी के लिए जो आरक्षण का प्रावधान संविधान में दिया गया है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 44 का इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 और 16 का सब क्लॉज 4, ये आंसर हो जाएगा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक रिलेट्स टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, व्यक्तिगत निजी जीवन की स्वतंत्रता। ठीक है, पर्सनल लिबर्टी, निजी जीवन की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत जीवन की स्वतंत्रता जो है उसका जो प्रोटेक्शन है वो हमें किस आर्टिकल के तहत मिला है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आर्टिकल 21। ठीक है, ये एक मौलिक अधिकार है हमारा। अब 46 देख लेते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सेपरेट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड। तो ये मैंने आपको भारतीय संविधान की सीरीज में ये बता दिया है। ठीक है, आप ज़रूर देख सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं। आर्टिकल 338 ए, ठीक है, आर्टिकल 338 का ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, द डिमांड ऑफ डेमोक्रेटिसाइजेशन ऑफ यूएनओ इज मेनली रिलेटेड टू क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, सुरक्षा परिषद। 46 से पूछ रहा है इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम सार्क मीट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। तो मैंने सार्क पर भी वीडियो बनाई है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसमें से बिल्कुल आ रहा है। ये पूछ रहा है कि सार्क में पहली बार जो इंडिया में इसका जो समिट ऑर्गेनाइज हुआ वो कब हुआ, तो 1986 में। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा 1986। अब देख लेते हैं 49 का, इन द ईयर ऑफ 1997 द वर्ल्ड एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन
तो इसका आंसर हो जाएगा क्योटो। अब 50 का देख लेते हैं। द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया कंटेन्स नो फर्स्ट यूज, यूनिलैटरल मोरिटोरियम और मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस। ठीक है, तो इसका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब हु कॉइन्ड द टर्म ब्रिक्स इन 2001? ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में। इसका आंसर जिम ओनील हो जाएगा। ठीक है, और 52 का क्या है? द फर्स्ट फेज ऑफ लिबरलाइजेशन वॉज इनिशिएटेड इन इंडिया अंडर द रिजीम ऑफ। तो पी.वी. नरसिम्हा राव के शासन में क्या हुआ था? लिबरलाइजेशन हुआ था। ठीक है, उदारीकरण हुआ था फर्स्ट फेज का। 53 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल पार्टी इन 2016? तो टीएमसी। ठीक है, 54 का है। वो अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स डिस्क्राइब द पार्टी सिस्टम प्रिवेलिंग इन इंडिया इन द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एज वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो है रजनी कोठारी। 55 है। वो रिकॉग्नाइजेस द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया? तो जो भी राजनीतिक पार्टी होती है भारत में उन्हें कौन पहचान दिलाता है? ठीक है, तो रिकॉग्नाइज कौन करता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसे उन्हें रिकॉग्नाइज देता है। अब देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमेटी और कमीशन रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ न्याय पंचायत? तो कह रहा है कि न्याय पंचायत की जो क्रिएशन है, ठीक है, निर्माण है, उसकी जो सिफारिश किस कमेटी ने की थी या किस आयोग ने की थी? तो अशोक मेहता कमेटी, जो पंचायती राज से रिलेटेड है, 1977 में बनी थी। ठीक है, इसने न्याय पंचायत की रचना की सिफारिश की थी। ठीक है, अब देख लेते हैं 57 देख लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का निम्न में से किस मूल्य के? तो स्टेट लिस्ट में है। ठीक है, राज्य सूची में। 58 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। ठीक है, 59 का क्या है? निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? तो वो आंसर है 243 का डी। अब देखिए, सेवा का जो अधिकार है, राइट टू सर्विस, तो इस कॉन्सेप्ट की जो हुई प्रारंभ शुरुआत कहाँ से हुई? तो वो हुई ग्रेट ब्रिटेन से। ठीक है, अब 62 में चलते हैं। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? टिहरी परियोजना। उत्तराखंड का जो हरेला पर्व है वो संबंधित किससे है? प्लांटेशन से है, मतलब पौधारोपण से। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? तो जोली ग्रांट है। ठीक है, 2015 ये तो करंट का है, उस टाइम का तो इसे आप निगलेक्ट करिए। 66 का देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो ये आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो चंपावत। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार का सबसे बड़ा साझेदार है? तो चीन। अब देखते हैं 68 का। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष इसका प्रारंभ हुआ? तो 1999 से 2000। ठीक है, 1999 से 2000, ऑप्शन सी। चलते हैं आगे। अब देखते हैं 69 है। 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, ठीक है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात था? तो ये पूछा है मिनिमम सेक्स रेशियो इन विच स्टेट, ठीक है, ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा में सबसे ज़्यादा कम लिंगानुपात था। ठीक है, 70वां देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक क्या है? वो है गैर मौद्रीकृत उपभोग। 71 है। भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने का सर्वोच्च बैंक कौन सा है? नाबार्ड है। ठीक है,
72 का देखते हैं। 14वें वित्त आयोग के अनुसार शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाली मात्रा का जो प्रतिशत है वो 42 है, ठीक है। अब 15वें वित्त आयोग की बात करें तो उसमें है 41%, आप ये याद रखिए, ठीक है। जो राज्यों के लिए जो हिस्सेदारी होगी करों की वो 41% होगी, आप जरूर इसे नोट करिए। भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है, तो वह है सर्विस सेक्टर, ठीक है। अब देखिए 74 है, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है। तो अभी की हम बात करेंगे तो शक्तिकांत दास, ठीक है। शक्तिकांत दास अभी आरबीआई गवर्नर है, तो इसे याद रखेंगे आप। अब देख लेते हैं इसी में इंग्लिश में। 75 का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ कंपोजिट इंडेक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 3 चीज़ आप जरूर देख लीजिए। एक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। एक है पर कैपिटल इनकम, ठीक है, पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आय। और तीसरा जो सबसे मेन है वो है लिटरेसी, ठीक है, साक्षरता। तो ये 3 चीज़ें तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कौन सा फिट बैठ रहा है। तो ऑप्शन सी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल अटेनमेंट और पर कैपिटा इनकम। अब देखते हैं साइज ऑफ मार्जिनल लैंड होल्डिंग इन इंडिया, ठीक है। तो ये पूछा है जो सीमांत भूमि है उसका साइज कितना होता है भारत में, तो वो होता है लेस देन 1 हेक्टेयर, ठीक है। ये कह सकते हैं 2.5 एकड़, दोनों एक ही चीज़ है। इन विच ईयर ब्रिक ग्रुपिंग वॉज फॉर्म्ड एज ब्रिक्स। तो 2010 में जो है साउथ अफ्रीका के जुड़ने से ब्रिक का जो नाम हो गया वो ब्रिक्स हो गया, ये आपको बता भी रखा है। और देखते हैं द मेन इन्फेसिस ऑफ ओपेक, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसके बारे में भी मैंने आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में बताया है। इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम और कंट्रोल ओवर प्राइस ऑफ पेट्रोलियम, ये दोनों ही चीज़ कौन कंट्रोल करता है, वो ओपेक करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 18 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे का जो है जितने क्वेश्चन बचे हैं लगभग 70 क्वेश्चन और बचेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़, ये नहीं होगा इसका आंसर। एबोलिशन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग, ये भी नहीं होगा। फ्री फ्लो ऑफ एफडीआई, और ये भी नहीं है। इसका आंसर जो है डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटी, ठीक है। तो वो बोला है ग्लोबलाइजेशन डज नॉट इंक्लूड। ग्लोबलाइजेशन मतलब है वैश्वीकरण, ठीक है। वैश्वीकरण जो होता है मतलब आदान प्रदान, कितना व्यापार हमारा हो रहा है, ठीक है, कितना हमारा ग्रो हो रहा है। तो अगर हम बात करें रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़, अगर हम इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है जो हमारा आयात का जो कर है, ठीक है, तो अगर उसमें हम कमी कर देंगे तो इससे ग्लोबलाइजेशन और भी बढ़ेगा। तो ये तो सही है। एवोल्यूशन ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग, अगर हम जो आयात के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम को हम ख़त्म कर दे तो इससे क्या होगा, इससे भी ग्लोबलाइजेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी इसका ग्लोबलाइजेशन का एक अच्छा पार्ट है। फ्री फ्लो ऑफ एफडीआई, अगर एफडीआई का फ्लो जो है फ्री फ्लो हो तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन के लिए। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इक्विटीज़ में ग्लोबलाइजेशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे यूकेपीएससी अपर पीसीएस का 2016 का पहले पेपर के हमने 80 क्वेश्चन कवर कर लिए। बाकी 17 हम जो 70 क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।